नमस्कार। आज संसद के इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, आपका सबका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम प्राय हर वक्त सुनते हैं और इसके कुछ चमत्कारिक प्रमाण भी हमें हर वक्त कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। लेकिन ये विषय जटिल न होते हुए भी हम लोग के ज्ञान से परे है। न हम समझ पाते हैं कि क्या है और न ये जान पाते हैं कि ये हमें भविष्य में कहाँ तक ले जाएगा। ये एक ऐसा विषय लगता है कि ये मानव को अग्रसर कर रहा है या उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है, जिसकी क्या नियति होगी ये सब के बारे में हमें जानकारी भी नहीं है और कहीं इतने सुचिंतित हमें विचार भी नहीं मिलते हैं कि हम कुछ जान पाएँ। आज हमारा अत्यंत हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी शर्मा का, जिन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। आप फिलहाल रेलवे में कार्यरत हैं डायरेक्टर पोस्ट पे। इसके पहले ब्रिथवेट में भी आप डायरेक्टर रहे हुए हैं और शोध संस्थान रेलवे के विभाग का और नीति प्रबंधन उसके विभाग के उसके आप इंचार्ज हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया मंच पे आएँ। मैं श्री पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आएँ और डॉक्टर साहब का परिचय दें एवं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं इसके पहले हमारे राजेश जी दुगर से सचिव से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्प और अंगवस्त्र देकर डॉक्टर साहब का सम्मान करें। हमारे सदस्य पुरुषोत्तम जी अग्रवाल से अनुरोध है कि वो कृपया उन्हें एक मोमेंटो देके श्री पालीवाल जी। भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद की ओर से आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान माला में मैं दोनों संस्थाओं की ओर से, संस्था के अध्यक्ष की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने व्याख्यान माला पर जोर देना पिछले कुछ समय से शुरू किया है और हमें यह सूचित करते हुए बहुत ही संतोष का अनुभव है कि हमने पिछले कुछ समय में कुछ बहुत अच्छी व्याख्यान मालाएं या व्याख्यान आयोजित किए और बहुत कुछ नया जो हम नहीं जानते थे या जो कुछ हम स्पष्ट तौर पर जानते थे उसे और बेहतर ढंग से समझने में हमें मदद मिली है। तो आज एक विशेष व्याख्यान आप सबके लिए है और उस व्याख्यान का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा और मानव का भविष्य, या कहें संपूर्ण मनुष्यता का इस विश्व का भविष्य। हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक तरह से कहें प्रभाव में या आतंक में हैं और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत डर कर भी उपयोग कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह विशिष्ट ज्ञान हमें यानी मनुष्यता को किस ओर ले जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कसौटी किसी भी प्रौद्योगिकी को समझने की यह हो सकती है जो गांधी की कसौटी थी। गांधी के बारे में कहा जाता है कि वह
विज्ञान के विरोधी थे, टेक्नोलॉजी के विरोधी थे। तो एक प्रोफेसर रामचंद्रन ने उनसे पूछा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, दुनिया आगे बढ़ रही है और आप टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तकली भी एक टेक्नोलॉजी है, चरखा भी एक टेक्नोलॉजी है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सामयिक उदाहरण दिया सिलाई मशीन का। उन्होंने कहा देखिए मैं सिलाई मशीन का समर्थक हूँ, वह मशीन है, और समर्थक इसलिए हूँ कि जिसने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था सिंगर ने देखा कि उनकी पत्नी दिन में 8-8 घंटे तुरपाई और बखिया करती रहती हैं और एक बड़ा समय दिन में उनका चला जाता है उस काम में। तो अपनी पत्नी के श्रम के ताप को हरने के लिए, उनके परिश्रम को कम करने के लिए उन्होंने पत्नी प्रेम के तहत एक प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया, और इस तरह की प्रौद्योगिकी का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर वही प्रौद्योगिकी हजारों लोगों की आजीविका को लेने लगे और किसी एक या दो व्यक्ति के लाभ से संचालित होने लगे, तो मैं प्रौद्योगिकी के विरुद्ध हूँ। तो लंबे समय से ये बहस प्रबुद्ध समाज में चलती रही है। आपको आश्चर्य होगा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला गया था, अणु बम, इसको बनाने का जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था अमेरिका का, उसमें एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी को इस बात का बहुत दुख था कि परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी जैसे छोटे शहरों पर क्यों डाला गया। वो चाहते थे कि उसको टोक्यो पर डाला जाता ताकि हम बम की प्रभावकारिता का एक बेहतर अध्ययन कर पाते। अब आप सोचिए, हमने विज्ञान को कहाँ पहुँचा दिया कि ज़्यादा हिंसा हो, ज़्यादा नुकसान हो तो ज़्यादा बड़ी सफलता हमें अपने काम में महसूस होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि यह जो नई प्रौद्योगिकी है, जो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान भी है और अभिशाप भी, उसके बारे में समझने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा से बेहतर व्यक्ति कोई हमें कलकत्ता में उपलब्ध नहीं था। आपने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से अपना बैचलर्स डिग्री ली इंजीनियरिंग में, आईआईटी दिल्ली से अपना एमटेक किया और जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से अपनी पीएचडी की, और लगातार वो इन विषयों पर लिखते रहे हैं। और मैं उनका सम्मान बहुत इस दृष्टि से भी करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी का काम जो करते हैं वो अंग्रेज़ी में ही करते हैं, हिंदी में प्राथमिक काम बहुत कम लोगों का दिखाई देता है। डॉक्टर शर्मा उनमें से एक हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी के विषयों को हिंदी में लाने का एक बड़ा काम किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग तालियों से उनका सम्मान करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम की चीज़ है, और मुझे लगता है कोई भी चीज़ हमारे काम की तब है जब वो ऐसे काम जो बारंबारता में होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो एक जैसे काम है, रिपीटेटिव नेचर के और बार बार होते रहते हैं, अगर उनमें प्रौद्योगिकी हमारी मदद करती है तो मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमें सोचने विचारने के लिए, इस भविष्य को, इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए कुछ सोचने का, कल्पना करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर प्रौद्योगिकी हमारी ओर से कल्पना भी करने लगे और हमारी ओर से विचार भी करने लगे, तब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल समय आ गया है, और वो समय कितना मुश्किल होगा, कितना काम का होगा, यह जानने के लिए मैं डॉक्टर सुनील शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपनी बात रखें।
नमस्कार। सबसे पहले मैं भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आपकी संस्था से आज इस व्याख्यान के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर विट्ठल दास मुंद्रा जी, राजगोपाल सुरेखा जी और तारा दुग्गर मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे ऐसा लगता है सभी मुझसे ज़्यादा विद्वान जन यहाँ बैठे होंगे, उम्र के हिसाब से भी और तजुर्बे के हिसाब से भी। तो आपके सामने बोलने का बहुत कुछ मेरे पास है नहीं, बट पढ़ाई लिखाई के दौरान जो भी मैंने सीखा, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर्स में मेरी जो रुचि हुई वो बाद में विकसित हुई, और काम करने के दौरान जो सीखा वो आपके सामने मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ। पालीवाल सर से पुराना रिश्ता है और कविता के माध्यम से मैं सर से जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट मैं मशीनों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, तो जो पहली मशीन और मानव के संबंध में जो विचार आए वो कविता में पहले ढले। और आज का जो ये परिप्रेक्ष्य में हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए मेरी एक रचना है, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। और आगे जो भी आप पाएंगे इसमें, वो इसमें सिमटी हुई आपको मिलेगी। कविता का शीर्षक है कि क्या कर जाएंगी मशीन। क्या कुछ नहीं लेकर आएंगी ये मशीन, रिश्तों के पुर्जों से लेकर कारखाना तक बनाएंगी मशीन। रिश्तों के पुर्जों से लेकर कारखाना तक बनाएंगी मशीन। उनका भी मन होगा, सोच होगी, शायद नित नई कल्पनाएं बनाएंगी ये मशीन। लड़ेंगी, झगड़ेंगी, मरेंगी, मारेंगी, जैसा बटा है आज इंसान, क्या ऐसे ही बट जाएंगी मशीन। प्यार, इश्क, नफरत का होगा कोट, दर्द होता है क्या वह भी लफ्ज़ों में बयां कर जाएंगी मशीन। चलो अच्छा है, काम आएंगे हमारे कायदे कानून, समाज अपना भी तो बनाएंगी ये मशीन। हर मशीन की अलग अलग फितरत होगी, हर मशीन की अलग अलग फितरत होगी, कहीं खुदा खोजने में तो नहीं लग जाएंगी मशीन। आज जीवन की राहें हम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। आज जीवन की राहें हम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, कल क्या हर राह बताएगी मशीन। विकास कहाँ तक दौड़ लगाएगा, यदि हमने नहीं सोचा तो कल हद बनाएगी कोई मशीन। जो न कर पाए हम वह कर जाएंगी, अब तो बोट रोबोट हो जाएंगी मशीन। मशीन मशीन नहीं रहेंगी, विभिन्न शक्लों में आपके साथ जुड़ जाएंगी। कहते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा, इंसान को बैठाकर दुनिया बनाएंगी मशीन। और यही पूरा परिप्रेक्ष्य था जो हमको और आपको इस व्याख्यान के माध्यम से जोड़ेगा। दरअसल जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दो शब्द हैं, कृत्रिम और मेधा। मानव जैसी शक्तियां सोचने की, समझने की, किसी भी मशीन में विकसित करने का प्रयास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। विद्वानों का विभिन्न मत रहा है। किसी ने इसको बोला कि कॉग्निटिव साइंस है, किसी ने बोला कि जैसे सबसे पहली कोई फॉर्मल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर को अगर हम सोचने समझने में सक्षम बना दें तो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने में आ रही है कि सोचने समझने की बात है केवल, अभी यहाँ काम करने की बात नहीं है। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा डर नहीं रहते कि सोचने समझने में है। मानवता को खतरा तब होगा कि जब ये मशीनें सोच समझ के काम भी करने लग जाएंगी। फिर है कि कंप्यूटेशनल मॉडल के उपयोग के माध्यम से हम मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करने लगेंगे। किसी ने इसको मानवीय सोच से जोड़ा, फिर घटनाओं को समझना, तर्क करना और कार्य करना संभव बनाता है। ये पहली बार 92 में एक अवधारणा आई कि इसमें कार्य करना भी इंक्लूड होना चाहिए। तो एआई की जो क्षेत्र है वो पहले जो सोचने समझने तक सीमित था, उसमें कार्य करने की भी अवधारणा शामिल की गई। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि
तर्क, बुद्धि, सोचना और कार्य करने की क्षमता अगर किसी मशीन में आ जाएगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम कहने लगेंगे वो कृत्रिम मेधा वाली मशीन है। 4 पैरामीटर किसी भी मशीन में ये अब मानक के रूप में माने जाने लगे हैं कि मानवीय ढंग से सोच पाए, वो मानवीय ढंग से कार्य कर पाए, तर्क संगत ढंग से सोच पाए, रैशनली, उसमें रैशनलिटी का अगर एलिमेंट आ जाएगा तो नॉर्मल मशीन नहीं बचेगी। वो मशीन की एक रैशनलिटी का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उसको सही और गलत जो भी सिचुएशन है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सही रिस्पॉन्स होगा वो अपने आप विकसित करने लगेगी। मान लीजिए एक रोबोट है, अगर उसको बोला जाए कि आपको इस एरिया में वेल्डिंग करनी है, ये प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करने के बाद वो रोबोट एक दूर स्थान पे वेल्डिंग कर रहा है, तो वो जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसका जो काम करने का तरीका है उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। जो इंजीनियर साहब उसके पीछे बैठ के उसके दिमाग को संरचना दिए हैं वो उसी हिसाब से काम करे। अगर ये चारों गुण मशीन में आ गए तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगी, ऐसा मानना था। शुरुआती दौर में लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किए कि इसमें सोचने की और काम करने की क्षमता हो। जो ज्ञान गहन संबंधी कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो मानव क्षमता से अगर किए जाएं तो बहुत समय लेंगे, बहुत बड़ा डेटा हो तो नेचुरली उसकी अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही करना हो सिंपल कि ये बीमारी मान लीजिए कि जेनेटिक डिसीज़ है, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, वो डेटा ही हमको एनालिसिस करने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं अगर 2 या 3 साइंटिफिकल एक्सपर्ट अगर उस पर काम करेंगे। बट इसके लिए हार्डली 1 घंटे का काम है, तो फ़ायदेमंद तो है और एक प्रतिस्पर्धा भी है आज के दौर में। और बाकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके चलते लोग नए नए अन्वेषण नवाचारों के बारे में तुरंत जान जाते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो आपके पास वो तकनीक उपलब्ध हो जाती है, आपको उससे बेहतर करने की इच्छा हो जाती है। जब से एआई का आना शुरू हुआ तो हर देश ने अपनी अपनी पॉलिसी बनानी कर दी शुरू। चाइना बोलता है कि आई विल बी लीडर इन फील्ड ऑफ एआई, 2018 की उनकी पॉलिसी आ गई। तो इंडिविजुअल रिसर्चर्स भी काम कर रहे हैं जिनका अपनी ईगो भी है, अपनी बेहतर आगे बढ़ने की। ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं क्योंकि वो काम अब बहुत ही दक्षता से जल्दी समय में कर पाते हैं। तो ये सारे जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं इन सारे लक्ष्यों के तहत एआई को बढ़ने में आगे सहायक हो रहे हैं। सवाल ये होता है कि सब बाकी आगे पुराने इतिहास को अगर खंगाला जाए तो क्रांतियाँ बहुत सारी आई हैं। सबसे पहले क्रांति आई आपकी प्रथम औद्योगिक क्रांति, जहाँ पे स्टीम पावर जनरेट होने लगी थी, कल कारखाने हुए। फिर आए स्टीम ये इंटरनल कंबशन इंजन्स, उन्होंने भी हमारी संरचना बदली समाज की। और सारी ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, माने उनके कई जगह विभिन्न तरीके से उपयोग हो सकते थे। तीसरी क्रांति आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड थी, लेकिन ये चौथी क्रांति अपने आप में अद्भुत है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये अकेले नहीं है एआई, इसके साथ साथ पैरेलली बहुत सारे और भी विकास हुए हैं। वो 3 जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें है रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने एक रिसर्च पेपर में ऐसी अवधारणा व्यक्त की कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मेटा टेक्नोलॉजी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें एआई कोर में है और उसके आसपास में ये
तीन चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं: बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स। खतरा, हम जैसे मैंने पहले ही बोला, कि तभी आया मानव के दिमाग में कि वो काम करने लग जाए। अगर आपकी जगह युद्ध क्षेत्र में जाके अगर रोबोट लड़ने लगेंगे तो विकट समस्या होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी बात नहीं है, किसी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने जापान में ये बोला कि भाई दुनिया का अंत होने वाला है, और वो किसी बायोलॉजिकल लैब से अटैच थे, क्या नाम था उनका, अमू श्रिंक्यान कुछ ऐसा नाम था, और उन्होंने सोसाइटी में कहीं जाके अपने ग्रुप्स के साथ वो अटैक भी कर दिए। तो लीकी लैब्स हम देख ही चुके हैं, डिस्कशन में आया है कि वायरस जिन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लीक हैं, तो बायोलॉजिकल पेरिल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस सब के चलते ये एक हो नहीं रहा, नेक्स्ट कर दीजिए। तो इतने सारे क्षेत्र हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि चैट जीपीटी है, बार्ड है, बिंग है, जेमिनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने मोबाइल पे उपलब्ध हैं। आपको वो ह्यूमन जैसी ही प्रतिक्रिया दे देंगे। आपके कोई सवाल हैं, आप अगर 400 पेज का कोई पीडीएफ है उसको दे दो तो हार्डली 5 मिनट में आपको एक सारांश उपलब्ध करा सकता है। मानवीय क्षमता कम से कम उसको पढ़ेगा, उस पर गहन चिंतन करेगा तो 2 या 3 दिन का कार्य तो होगा ही। तो कुछ क्षेत्रों में आज के समय में ही कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हमसे आगे निकल चुके हैं। ये एक लंबी विकास यात्रा है और बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पहला जो चैटबॉट था वो 1966 में बन चुका था। हम तो आज देखते हैं, लेकिन वो जो पहला चैट जीपीटी अगर बोलें कि वो अपने बिल्कुल रूडिमेंट्री फॉर्म में था, वो 1966 में बना था। और ख़ासियत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की पहले बड़ी हाइप शुरू हुई 1956 में कि बिल्कुल 10 वर्षों के भीतर में एकदम आमूल चूल क्रांति आ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपकी प्रगति हुई, फिर विराम आया, दूसरा शीतकाल के दौरान, इसको प्रथम शीतकाल, दूसरा शीतकाल बोला जाता है। बहुत सारे कारण रहे। एक सबसे बड़ा कारण था कि कंप्यूटर की खुद की अपनी शक्ति, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, वो बहुत बड़ी लिमिटेशन हुआ करती थी कि जो लोग कंप्यूटर्स के क्षेत्र से पुराने जुड़े हुए हैं वो पहले सुपर कंप्यूटर या बड़े कंप्यूटर का जो साइज़ एकदम ऐसा हुआ करता था, एक बड़े रूम में वो रखा जाता था, एसी चलते थे और तब जाके आप छोटी मोटी उससे काम कर पाते थे। जब से कंप्यूटेशनल कैपेसिटी बढ़ने लगी और उसमें सबसे बड़ा योगदान आया ये चिप के साइज़ का, आईसी के साइज़ का, और वो हर 5 वर्ष में उसका साइज़ छोटा होता चला जाता था। अब तो ये कहा जाता था कि हर वर्ष में शायद आधा हो जाता है, वो भी अपने लिमिटेशन पे पहुंच चुका है। तो ये कहा जा रहा था कि अब इसके बाद विकास नहीं होगा, लेकिन ये इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि रोबोटिक्स भी आ गई, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, जो अपने क्लासिकल कंप्यूटर्स की लिमिटेशन हुआ करती थी उससे कहीं ज़्यादा वो परफॉर्मेंस देने लगा। अभी हाल में ये न्यूज़ में थे दोनों लोग, हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड, जिन्होंने एआई का, जिनको जनक माना जाता है, बेसिकली इन लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पे काम किया था और उस पे बाद में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम डेवलप हुए। अब ये प्रोग्राम आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर बता सकते हैं। दैट मीन्स अब तक हम डीएनए के सीक्वेंस समझने में लगे हुए थे, अब उसके भीतर जाके भी हम एडिटिंग के लिए सोच सकते हैं। जॉन हॉपकिंस का कहना ये था कि कोई भी ऐसी चीज़
जो हमारे से ज़्यादा बेहतर काम कर ले, जो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने लगे और जल्दी से काम करने लगे, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये जो एआई के जनक जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, उनका ये वक्तव्य आज सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था। थोड़ा सा ये भी देखें कि जो खतरा मैंने बताया कि वो खतरा कितना वाजिब हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये 4 प्रकार माने जाते हैं। वैसे तो जनरली लोग नैरो इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में क्लासिफिकेशन कहते हैं। नैरो में है कि भाई वो एक विशिष्ट कार्य में जो उसको सिखा दिया गया वो उतना ही कार्य करेगा। उसका प्रारंभिक स्वरूप है ये आपका प्रतिक्रियाशील एआई, जिसमें उसका जो हमने प्रोग्रामिंग कर दी उसके बेसिस पर वो पहचानता रहेगा और आगे काम करता रहेगा, लेकिन वो अपने वातावरण से कोई नई चीज़ सीख नहीं पाएगा। जब ये नई चीज़ वातावरण से सीखने की क्षमता विकसित हो गई तो ये सीमित मेमोरी एआई, संकीर्ण नैरो एआई आ गई। जो आप सीरी देखते हैं, अलेक्सा देखते हैं, वो सब इसी कैटेगरी के भीतर आती है। वो आपके व्यवहार को पढ़ने लगती है। आप बोलते हैं अलेक्सा आप ये गाना बजाइए, तो फिर वो उसी तरह के सीक्वेंस में, सारे सीक्वेंस में आपका करती रहती है। आप अपने लैपटॉप में कहीं सर्च मारते हैं कि भाई हम यहाँ विज़िट करेंगे, तो अगली बार से वो खुद आपको उस एरिया के टूर पैकेज बना के देने लगता है। अब पहले आपको टूर ऑपरेटर चाहिए होते थे, बट अब बिकॉज ऑफ दिस, इवन विद द नैरो एआई, इफ़ यू वांट कि आप बता दीजिए कि यहाँ से 5 दिन का आप टूर बना के जाना चाहते हैं, तो कहाँ रुकेंगे, हु इज़ द बेस्ट पॉसिबल टूर ऑपरेटर, उसका कोट लेगा एंड आपको टेंटेटिव कॉस्ट भी बता देगा। आप फिर उससे बात करिए कि भाई जो है हमको इस रेंज में आप दीजिए, 3 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, और माई बजट इज़ दिस। फिर वो अपनी वो सारी कैलकुलेशन बैकग्राउंड में करेगा एंड आपको बता देगा कि साहब आपके लिए ये विकल्प बेहतर है। तीसरा है माइंड एआई, जिस पे अभी काम चल रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस, केवल चेतना का अभाव रहेगा इसमें, बाकी सारी सोचने समझने की जो इसकी शक्ति है वो मानव जैसी हो जाएगी, चेतना नहीं रहेगी। सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये 2 चीज़ें आप छोड़ दीजिए। चौथी है सेल्फ अवेयर एआई, जो स्ट्रॉन्ग एआई, जिसके बारे में सब लोग मीडिया में बात कर रहे हैं कि, या मैट्रिक्स देखी आपने, टर्मिनेटर मूवी देखी, जिसमें दिखाया गया कि रोबोट्स हो सकता है कि दुनिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। तो ये 4 प्रकार के एआई जनरली हैं, और अभी जो है हम केवल नैरो एआई तक ही पहुँचे हैं। ये दोनों आने अभी बाकी हैं, बट कॉन्सेप्शन है, अवधारणा है, लोग काम कर रहे हैं, तो संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि भाई ये नहीं आएंगे। ये मेन एप्लीकेशन एरिया हैं इसके। डीप लर्निंग इज, आप कह सकते हैं कि एआई के क्षेत्र में इसने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाए। क्योंकि पहले क्या था, जैसे हम बता रहे थे कि रूल बेस्ड एआई सिस्टम हुआ करते थे कि भाई आप रूल उसके दिमाग में फिट कर दिए, वो वैसे ही काम करेगा। लेकिन डीप लर्निंग के दौरान में इसमें क्या है कि उसके वो आदमी के कोशिका न्यूरल तंत्र का जो सेटअप है उसके हिसाब से ही वो काम करता है, न्यूरल नेटवर्क के हिसाब पे, और वो एनवायरनमेंट में जो जो स्टिमुलाई हैं अपने उससे अनुभव ग्रहण करता है, और उस अनुभव के आधार पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लगता है। तो ये डीप लर्निंग जब से कैपेबिलिटी डेवलप हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा जंप आया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका उत्पाद या प्रोडक्ट आपको चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्योंकि मानव की भाषा को समझने की उसमें क्षमता विकसित हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है।
क्योंकि ये अब ऐसी प्रतिक्रिया जनरेट करने लगा जिनसे मानव के भीतर में संवेदनाएं जनरेट हो सकती हैं। ये एक गलत जानकारी भी दे सकता है, आप उसको बोलिए। एक एक्सपर्ट का मानना यह है कि पुरानी जितनी भी तकनीकी चेंज आए, पुरानी क्रांति आई, उसमें और एआई में यहीं से आपका भेद शुरू होता है। मान लीजिए आपने अपनी गुड इंटेंशन के साथ एआई में कुछ प्रोग्रामिंग की, बट आपके दिमाग में था या एनवायरनमेंट में ऐसा था कि सारे डेटा ऐसे थे कि ब्लैक जो लोग हैं वो ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो वो तो अपने अनुभव से सीख रहा है, तो वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा बारीकी से देखेगा। उस डेटा को हो सकता है कि वो ज़्यादा वेट असाइन करे। तो आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है जिसमें इसका विकास हुआ है एआई मॉडल का, वो उस हिसाब से आपको फीडबैक दे रहा है। भाई पहले न्यूक्लियर बम था, आप उसे जहां मारोगे वो वहीं फटेगा, बट यहाँ ऐसा केस नहीं है। क्या चीज़ दो भिन्न हुई? एक तो ये हुआ कि वो अपने आप इम्प्रूव कर रहा है अपना वर्जन, और दूसरा आपके दिमाग में जो चीज़ थी या उस परिस्थिति में जो चीज़ थी जो सही नहीं है और वो जो चीज़ गलत है, उसी के आधार पे वो आपको गलत आउटपुट देने लगेगा। तो हमारी सामाजिक संरचना को आगे भी वो परिवर्तित करता चलेगा। ऐसी क्षमता है जो इसको बाकी टेक्नोलॉजी के साथ भेद करती है। कुछ एक यूके में ये 2000 अभी 2 या 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि पूरा उनका हेल्थ सिस्टम, एनएचएस सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था, और वो जो हैकर था उनको इंस्ट्रक्शन देने लगा कि भाई नहीं, ये जो आपकी एम्बुलेंस है ये गलत रास्ते पे जा रही है, इसको दूसरे रास्ते पे लेके जाओ। उनके सारे जो कमांड्स थे वो फ्रीज हो गए, एंड इट वाज ए हेल लाइक अ सिचुएशन एंड पीपल वर perturbed. Somehow the intruder was prevented from making further harms. ऐसे ही ऑटोनोमस व्हीकल जो आजकल डेवलप हुए हैं, जो टेस्ला की कार थी, वो जहाँ पे उसको सेल्फ फेल सेफ मोड में रुक जाना चाहिए था उस कार को, वो नहीं रुकी एंड एक्सीडेंट हुआ। फाइनेंशियल क्राइम तो अब सब लोग अवेयर हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग डिजिटली अरेस्ट हो जा रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल एज वेल एज डिजिटल का एक ऐसा कम्बिनेशन, एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि आपको कन्विंस कर देंगे कि नहीं, आप कहीं गलत सिचुएशन में फंसने वाले हैं। और आप आई वॉज सरप्राइज कि बहुत बहुत पढ़े लिखे और उच्च पदासीन अधिकारी जो ये सब चीज़ पढ़ते रहते हैं, जानकारी होने के बावजूद इतने कन्विंसिंग तरीके से लोग डिजिटल क्राइम करते हैं कि वो समस्या है। आप रात को उठे और रात को कोई आपको 1 बजे फ़ोन करता है कि ये समस्या है, तो आप पूरे अवेयरनेस में तो है नहीं। तो सिचुएशन हो सकती है कि आप उसकी बातों में आ जाएं और जो वो मांगता चला जाए, ओटीपी से लेके बाकी इन्फॉर्मेशन आप एक सोई और जगी अवस्था में देते चले जाएं। ये मैं जस्ट शेयर ही किया था आपसे। तो ये कुछ एक कंसर्न है एआई के बारे में। सेज कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस कंप्लीटली, और ये कह रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम भी खुद बना लेगा, हमको प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भी चलवा देगा। तो इस पे जो अभी स्थिति है, कोई बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। कुछ रिसर्च कहती है कि 8.5 मिलियन जॉब तुरंत चली जाएंगी, दैट इज़ लगभग 85 मिलियन, 8.5 करोड़ जॉब चली जाएंगी। यूएन की एक स्टडी है, वो कहती है कि 90 मिलियन जॉब जनरेट भी होंगी, 9 करोड़ जॉब जनरेट भी होंगी, बट वो फील्ड डिफरेंट होंगे। माने आपने आज तक जो चीज़ सीखी थी, जो एक्सपर्टीज़ आपके पास थी, जो स्किल आपके पास थी, वो कल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको रिकल्टिवेट करने लगी। एआई हैज़ कॉन्शियसनेस एंड इमोशंस। अभी तक तो ये क्षमता विकसित पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। एआई विल डोमिनेट और डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ये कंसर्न है।
और इसी के चलते जो है सारा विवाद भी खड़ा हुआ है और इसी के चलते ही सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि भाई दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी रेगुलेटेड। एक और यूनिक चीज़ है कि एआई सिर्फ गवर्नमेंट डेवलप नहीं करा रहे हैं, एआई डेवलप करा रहे हैं आज की डेट में बड़े टेक जाइंट्स, गूगल है, एप्पल है, एलन मास्क है। इसके चलते क्या हो रही है कि जो नॉलेज और कमर्शियल जो पावर है सरकार के अलावा विभिन्न लोगों के पास विकसित होती जा रही है, जो पुरानी औद्योगिकी में नहीं हुआ था। इसके चलते एक नई सोशल स्ट्रक्चर बनने की भी संभावना उत्पन्न हो गई है और यही चिंता का विषय है। मैं एक पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा बता रहा था कि एक मेटा टेक्नोलॉजी है। ये सारी मेटा टेक्नोलॉजी काम करेगी आपकी नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क के ऊपर। पैरेलली ये देखा गया कि जो डिजिटल नेटवर्क आपको पहले केवल एक जोड़ना पड़ता था, वायर्ड कनेक्शन से मिलते थे, फिर उसके वेरिएंट आए, वाईफाई आया, फिर उसके बाद तमाम वर्जन आ गए 5, 6। आज ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, सेल्फ हीलिंग नेटवर्क के रूप में विकसित हो रहे हैं। मतलब नेटवर्क भी खुद इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। नेटवर्क जान लेते हैं कि भाई कब आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो वहीं पे नेटवर्क की कैपेसिटी या रिसोर्स अलॉट कर देते हैं। तो इसके चलते जो ये इकोसिस्टम है ये और भी इफेक्टिव होता जा रहा है। जस्ट ये ट्रेंड को डिफाइन करें तो आप आज से 4 साल 5 साल पहले क्या करते थे? गूगल डालते थे, इंफॉर्मेशन सर्च करते थे। नाउ वी आर जनरेटिंग द कंटेंट थ्रू कंटेंट मशीन। रूडिमेंट्री एग्जाम्पल्स आर, आपको 1500 रुपये में प्रति माह में चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप जो चाहें उससे करा सकते हैं। आप जीपीटी प्लस में जाएंगे तो वो 4000 रुपये प्रति माह में आपको सारे साइंटिफिक कोडिंग ये सारी चीज़ें आपको दे देगा। आपको ट्रेनिंग भी देगा कि भाई आप कैसे कोड लिखें। मान लीजिए आप डिजिटल ट्विन एक नया कॉन्सेप्ट है, काम करना चाहते हैं और उससे आप इससे सलाह लेना चाहते हैं, तो वो सलाह आपको केवल 4000 रुपये प्रति माह पे उपलब्ध है। पहले हमारी सारी कश्मकश ये थी कि डीएनए हम समझ जाएं कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। अब वो पार हो गया। अब है कि हम डीएनए के अंदर जाके कैसे एडिटिंग कर दें। और सिकल सेल एनीमिया इज़ वन ऑफ द कॉमन डिसीज, जिसका पहला जेनेटिक आप कहिए सोल्यूशन यूरोपियन यूनियन ने पिछले माह में अप्रूव भी किया है और वो अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होने जा रहा है आफ्टर द सेफ ट्रायल। सो अब जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन्स आपके मार्केट में आ चुकी हैं। ये बात मैंने जस्ट अभी मेंशन की कि पहले नेटवर्क की बड़ी दिक्कत रहती थी, अब वो सब ऑल लेवल की दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अब हमारे पास आदमी नहीं है हर जगह, तो नेटवर्क में खुद अपनी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि जो उसमें डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं वो अपने आप सेल्फ हील कर ले, सेल्फ रिपेयर कर ले। तो ये ट्रेंड इस तरफ बढ़ चुका है। डीएनए सीक्वेंसिंग की मैंने बता ही दिया। तो ये एक अलग तरह के स्पीड पे चल रही है, जिसमें आप अगर केवल प्रेस रिलीज़ फॉलो करें, किसी भी जैसे साइंस डेली का रिलीज़ फॉलो करें, तो हफ्ते में कम से कम आपको 4 नए इन्वेंशन, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये हमने माइक्रोचिप बेस ये इन्वेंशन हो रहा है, फोटोन के एरिया में ये इन्वेंशन हो रहा है, नेटवर्किंग के एरिया में ये इन्वेंशन हो रहा है। जस्ट गिविंग ए स्नैपशॉट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक हुआ क्या है। गूगल शायद ये 2010 में डीप माइंड बनी थी, जिसने 2014 में गूगल ने इसको एक्वायर किया था। और आज की डेट में ये एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, जो एआई और बायोटेक्नोलॉजी का जब कन्वर्जेंस हुआ है, होता क्या है जब ये सारी टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाती हैं
तो एक तरह की टेक्निकल कन्वर्जेंस जनरेट होती है जिससे आपकी नवाचार उत्पन्न करने की क्षमता कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। तो वैक्सीन जैसे डेवलप करने की बात है, अब और बेहतर तरीके से बहुत कम समय में, कम संसाधनों में आप जनरेट कर सकते हैं। तो उस एरिया में तो एआई का अगर उपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है। प्रिसीजन मेडिसिन है, ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट है। CRISPR, ये आपको जीन को समझने में, जीन के ऊपर स्ट्रक्चर को रिसर्च करने में सहायक होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह पे रिसर्च इंस्टीट्यूट को किराए पे मिलने लगेगा। दैट मीन्स कि हम इस टेक्नोलॉजी का जो वेव है उसमें टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ को डेमोक्रेटाइज भी करते चले जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पक्ष इसका है और जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड ऑफ इनोवेशन है फर्दर एक्सिलरेट हो रही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसको सिंथेटिक बायोलॉजी का नाम देने लगे हैं, क्योंकि आप नए तरह के प्लांट डेवलप कर लेंगे, उसमें जीन मॉडिफाई करके नए वैक्सीन डेवलप कर लेंगे, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ड्रग्स जनरेट हो सकती हैं, प्लांट जनरेट हो सकते हैं। दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स जो मुझको अभी दिखाई देते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है कि डिजिटल ट्विन। अब आपको वाकई में फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका एक डिजिटल ट्विन, डिजिटल जुड़वां तैयार कीजिए किसी भी चीज़ का। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है तो कैसे फंक्शन करेगा, कितने उसमें पेशेंट आएंगे, कहाँ से कैसे वर्क फ्लो जनरेट होगा और क्या पॉसिबल फेलियर पाथवेज हो सकते हैं, वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। कहाँ पे पॉसिबल कॉस्ट एस्केलेशंस होंगे, वो इससे आप जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ being used extensively in the area of health, construction, infrastructure. क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर इसको सरल शब्दों में बोला जाए, कंप्यूटर पहले 1 और 0 के बारे में सोचते थे, अब वो बीच में भी सोचने लगे हैं। माने अगर आपके पास कोई बल्ब है, आप देखेंगे ऑन ऑफ होता था, आजकल मार्केट में वो रेगुलेटिंग नॉब वाले भी बल्ब हैं। आप धीमे धीमे बंद करें, उसकी इंटेंसिटी कम करते चले जाएंगे और वो बंद हो जाएगा। तो इसका क्या है कि वो पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटेशन जनरेट हो गई, लार्ज नंबर कंपेयर टू 1 और 0। इसकी वजह से उनकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड थी क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो बहुत, कंप्यूटर्स की, वो बहुत बढ़ गई। और इसके चलते हुआ ये कि एआई और जब ये मिल गए और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन हुआ, तो ये सारी ड्रग डिस्कवरी से लेके आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से लेके आप जो हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मॉडल की बात की, वो सब की कैपेसिटी अपने आप एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। दिस इज़ वन केस स्टडी जहाँ पे कैम्ब्रिज ने अपने क्वांटम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एल्ज़मेयर डिसीज़ के लिए दे आर सेइंग दैट दे हैव डिस्कवर्ड समथिंग एंड अंडर एडवांस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये एआई के जो फ्यूचर स्कोप अभी दिखाई पड़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी में है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में है, डिफेंस के एरिया में है। जब हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जनरेटिव एआई। मतलब एआई अपने आप चीज़ें जनरेट करने लगे। लार्ज, स्मॉलर या रूडिमेंट्री वर्जन जो एग्जांपल है इसका, वो ये आपके सारे जो चैट बॉट अवेलेबल हैं यह है। क्योंकि ये आपको, आप सोचें कोई आपने एक डेटा उसको दिया और वो एनालिसिस करके आप बोलेगा कि भाई अभी तक तो आप टी टेस्ट कर रहे थे, चलिए लेवेंस टेस्ट भी करिए, ये वाला टेस्ट और फर्दर करिए। आपका डाटा में यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उस इनएडिक्वेसी को इस तरीके से डील कर सकते हैं। दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स। बड़े एग्जाम्पल हैं जो आजकल काफ़ी डिस्कशन में है, अल्फा कोड।
जेनेटिक स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंट के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। एनवीडिया का है ये वर्चुअल वर्ल्ड में मेटावर्स क्रिएट करने के लिए कि आप हैं यहाँ पे और आपको वो अनुभूति दे देंगे। मान लीजिए आपको गाड़ी सिखानी है, हैवी ट्रक चलाना सिखाना है, तो आपको अभी फील्ड में पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, घुसिए केबिन में, वो आपको सारी अनुभूति ऐसी देंगे कि आप वाकई में ट्रक चला रहे हैं, कैसे ब्रेक लगाने हैं, क्या करना है, कितनी स्पीड रिस्ट्रिक्शन कैसे फॉलो करनी है। टू सम एक्सटेंट इसमें एरोस्पेस के फील्ड में और रेलवे के फील्ड में लोग ऑलरेडी इस टेक्निक को इन सम फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सिमुलेटर बोलते हैं। बट दिस विल बी स्लोली डेमोक्रेटाइज टू अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। जनरेटिव कैपेसिटी की अब आपको पहले लोग खुद सोचते थे कि भाई ये कार्टून करेक्टर होगा, है ना, फेमस पुराने जितने भी हैं, छोटू, लंबू, लंबू पतलू, लेकिन अब ये एक नए तरह के जो है करेक्टर आपको जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन कि लोगों की लाइकिंग क्या है, कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा, कौन सा ज़्यादा हिट होगा। और ये डिज्नी में इस कंप्यूटर जनरेटेड करेक्टर्स पे एक फिल्म भी बनाई गई है एंड द पीपल आर लाइकिंग दिस। नेटवर्किंग की मैं पहले ही थोड़ा बहुत बता ही चुका इस मुद्दे में कि आज नेटवर्क खुद इंटेलिजेंट है, अपनी रिपेयर खुद कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हमको क्वांटम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए कि कन्वेंशनल नेटवर्किंग उस पर काम नहीं कर पाएगी। और जब इसके साथ एआई इन्फ्यूज़ हो गया तो वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वहाँ भी नेटवर्क में जुड़ गया। सो दैट मीन्स कि आपको कोई फिजिकल मशीन आज ज़रूरत नहीं है, कोई और सिंपल वायर है जो आपको लगता था कि यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी जाएगी, उसके साथ सीधे सीधे उसकी नसों में भी अब एआई का जो है प्रभाव दौड़ रहा है और वो इंटेलिजेंस लेके आपके घर, आपके दुकान और आपके कार्यस्थल में मौजूद है। 5G 6G धीमे धीमे जैसे कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, दीज आर जो मैं आपको बोल रहा था कि ऑटोनोमस नेटवर्क अपने आप खुद करेंगे। Now, new term is coming, quantum networking. Along with this, sustainability. ये नेटवर्क दिखने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, बट ये काफ़ी हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और एक लिमिटेशन ये है कि एनर्जी जब जनरेट हो रही है, यूज़ हो रही है, तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, तो वी आर हार्मिंग अवर एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट goal is how to reduce this energy consumption, how to reduce this carbon footprint, so that it becomes a sustainable option when we deal with large supercomputers or quantum computers. आईटी की स्ट्रक्चर ही इसने आज की डेट में बदल दी है। आपके पास जो आईटी अगर है वो खुद प्रोग्राम लिखने लगेगा। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही है तो ये इंटेलिजेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको हो सकता है कि उतने प्रोग्रामर रखने की ज़रूरत ना पड़े। वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास अवेलेबल है। आप जाइए किसी भी साइट पे, पहले आदमी से नहीं मिलते, वो एक क्वेरी कह देता है कि मे आई हेल्प यू। सिंपल डिजिटल असिस्टेंट है। ये आईटी में कैसे इसने एआई ने चेंज लेके आया है और मोस्टली आपकी अधिकतर चीज़ें जो हैं वो सुलझाता चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जितनी तरह की क्वेरी उतनी करेंगे, उससे वो उतना ही इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, क्योंकि जब नहीं आएगा उसके पास जवाब तो आपको किसी को फिजिकल कॉल करनी पड़ेगी। वो भी रिकॉर्ड हो रही है कि क्या क्वेरी थी जो वो आंसर नहीं कर पाया। अब वो आगे आने वाले समय में उसको प्रोग्राम में ये भी दे दिया जाएगा कि आदमी ये भी पूछ सकते हैं। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी समय से प्रचलन में है, मीडिया की अटेंशन में है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को मूलभूत आधार या आकार देने के लिए आईटी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन प्ले ए बिग रोल। आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, आपका ड्रेनेज, आपका ट्रैफिक प्लानिंग, सारी कुछ जो है स्मार्ट सिटी की, आप एक नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, आपके एक कंप्यूटर है और पीपल आर डूइंग द प्लानिंग। सवाल ये उठता है कि वाकई में कहीं ये हुआ है अभी तक?
तो यस आंसर इज बार्सिलोना में इसका ट्रायल भी हो चुका है। आपके वाटर मैनेजमेंट, मेन एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ हो सकती है इससे कंट्रोल। एक संभावना आपका रियल वास्तविक रूप ले चुकी है। नाउ अनदर एक सिंपल और आप देखते होंगे कि हर जगह जो यूज़ होता है वर्चुअल रियलिटी। आपको 3D मूवी देखनी है तो वर्चुअल रियलिटी का एक एक्सटेंशन है। जैसे जैसे आपकी वीडियोग्राफिक कैपेबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, नेटवर्किंग डेटा कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, वर्चुअल रियलिटी की भी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। इसके कई तरह के एग्जाम्पल हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं हैप्टिक डिवाइसेस में। इसका फीडबैक लिया, मान लीजिए ड्राइवर को आप ट्रेन कर रहे हैं, कोई ऑटोनोमस व्हीकल है, ड्राइवर को झपकी लग गई तो वो हैप्टिक फीडबैक से मॉनिटरिंग करेगा कि हाँ भाई ये तुरंत कुछ अलर्ट बता देगा, कुछ अलार्म बजा देगा, सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। कंप्यूटर गेम्स सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसके। और अगर हम कोई बड़ा रूप इसका दे देते हैं तो ये मेटावर्स बन जाता है। मेटावर्स में आपको मैंने जैसे बताया कि उसी केबिन में घुसा दिया जाएगा और आपको वही एक्सपीरियंस जनरेट होगा जो रियल में होना चाहिए था। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हुआ कि डॉक्टर ने कहीं दूर स्थान से बैठ के रोबोट के द्वारा मेटावर्स के यूज़ करते हुए सर्जरी भी कर दी सक्सेसफुल। तो इसके काफ़ी सोशल एप्लीकेशन आ सकते हैं ऐसे दूर दराज वाले एरिया जहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए। तो मेटावर्स कैन प्ले ए बिग रोल विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, AI एंड नेटवर्किंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, जस्ट आप समझ लीजिए कि जो नेटवर्किंग के पीछे आपकी जितना डेटा जनरेट हो रहा है उसको कहीं रखने की आवश्यकता होगी, तो वो आपके पास अभी बादल में, क्लाउड में, ये कालिदास वाला बादल नहीं है, ये अलग है। आपका क्लाउड आपका सारा डेटा स्टोर कर सकता है और आपको जब चाहिए, जितना चाहिए, वो बैकअप स्पेस आपको अवेलेबल होती रहेगी। कुछ और अच्छी बातें भी हैं जहां AI यूज़ हो सकती है, वो एक, और यह होना भी चाहिए कि वी शुड थिंक अबाउट ए सस्टेनेबल फ्यूचर, कि भाई कैसे AI एक बेहतर विश्व बनाने में हमारा सहायक हो सकता है। तो बहुत सारे एरिया हैं, जैसे नेटवर्किंग में अगर बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन अगर ये रिड्यूस करा पाए, क्लीन एनर्जी दे पाए हमको, सोलर एनर्जी अगर आपके रेट कम करा पाए, पावर जनरेशन के फेलियर कम करा पाए, सोलर एनर्जी अगर आपके जो ग्रिड है नॉर्मल ग्रिड, उसको स्मार्ट ग्रिड बना के उसके साथ अच्छे से इंटीग्रेट करा पाए, अर्बन सस्टेनेबिलिटी में काम कर पाएँ, और बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम काम करें, अगर सही दिशा में काम करें तो हमको अभूतपूर्व परिणाम मिल सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद फिर दोबारा वापस रियल मुद्दे पे वापस लौटते हैं कि 1965 में ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं इरविंग जान, उन्होंने बोला था कि मशीन खुद, समय ऐसा आएगा कि वो बेहतर मशीन बना पाएंगी, मशीन ही बेहतर मशीन बना पाएंगी। तो अभी तक आप जो डिस्कशन किया हमने, थ्योरेटिकल डिस्कशन या इसके बारे में जितना अभी तक जाना, ये एक संभावना है, ये इससे नकारा नहीं जा सकता है।
आप हरारी को सुनते होंगे, वो बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की। अस्तित्व संबंधी खतरे जनरेट हो सकते हैं। उस पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मानव होने के अस्तित्व को कैसे खतरा जनरेट हो सकता है। एक खतरा ये है, मान लीजिए सारी चीज़ हमारी डेटा में कन्वर्ट हो रही है और वो डेटा कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में जाके इंटीग्रेट हो रहा है, और वो इंटीग्रेट होके डेटा किसी ऐसे मैलिशियस एलिमेंट के पास पहुंच जाता है कि जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वो स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं, नेशन के गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। रिसर्चर्स हैज शोन कंसर्न देयर आर मैनी कंट्रीज दैट पीपल आर यूजिंग डेटा। कौन कौन सा? डीएनए वाला भी डेटा है आपका बायोलॉजिकल डेटा है, उंगलियों की छाप, आपकी आँखों की, आपके कितना स्पेंडिंग है, पैटर्न है, आपकी सारी चीज़ डेटा उपलब्ध है। आप कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जनरली कई बार आप लोकेशन यूज़ करके जाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और ये नेटवर्किंग रिसोर्सेज के बढ़ जाने से आज की डेट में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी है, इट कैन मिस यूज़। इसेंशली आज हम डेटावाद की तरफ कुछ हद तक चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ आपकी किसी ना किसी डेटा के फॉर्म में है। फिर क्या होता है कि हम लोग अपनी नॉर्मल थिंकिंग कैपेबिलिटी का यूज़ करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ डेटा में उपलब्ध है और तुरंत बता भी देती है। तो आप पहले फ़ोन करते थे कि भाई हमको बंगलौर घूमने जाना है, पिछली बार आप कहाँ रुके थे? नहीं, अब तो वो आपका डिजिटल असिस्टेंट है, वो सारी चीज़ आपको एक बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट में दे देगा, ज़रूरत नहीं है। धीमे धीमे सने सने आप देखेंगे, अगर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो जो पैराग्राफ बच्चे लिखते थे वो उनको अगर मिल जाएगा उपलब्ध, तो वो इजी वेस एस्केप मिलेगा, एंड क्यों लिखेंगे वो। तो इन सब चीज़ों के शिक्षा के ऊपर भी गहन प्रभाव पड़ने वाले हैं। कैसे वो हम उनकी पहुंच रोकें, कैसे इथिकल यूज़ ऑफ एआई हम एक अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करें। आप ये देखें कि ये कोई ख़राब बात नहीं है, हर व्यक्ति में हर क्षमता नहीं होती है ना। लोग बोलते हैं कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ सिंगर हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ बढ़िया बिजनेसमैन हैं। तो मानव में मानव होने की एक पहचान अपूर्णता है, और जब मशीन एक उसके सामने बरक्स खड़ी की जाएगी तो उसके पास जो है सारी चीज़ें ऐसी होंगी, वो आपको एक बढ़िया म्यूज़िक भी जनरेट करके दे देगा। हाल में एक विचारक का कहना ये था कि मैं अब कंप्यूटर के साथ ऐसा ब्रश मिल गया है मेरे को पेंटिंग जनरेट करने के लिए जो सोच सकता है। मेरे क्लिक है, क्लिक में उसके पास रंग है। अच्छा, अब समस्या ये है कि आप तो कंप्यूटर बाबा तो कम से कम 1 करोड़ पेंटिंग जो है 2-3 मिनट में स्कैन करके सब कुछ पैटर्न दे के मिक्स एंड मैच करके कुछ बना देंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को तो वर्षों लगेंगे भाई, वो 1 करोड़ पेंटिंग की समझेगा, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे मानवीय संवेदनाएं क्या हैं। और कहाँ एक पेंटिंग में पढ़ रहा था किसी न्यूज़ में कि ये पोर्ट्रेट कौन सा एक नाम था, भूल गया मैं, यूएसए में उसका ऑक्शन हुआ और वो 32 करोड़ में पेंटिंग बिकी। तो दिस इज़ ए ह्यूज चैलेंज। उसमें हमको ये भी सोचना है कि भाई हमको एआई की अगर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो किस क्षेत्र में डेवलप करनी है। क्या हमको गज़ल लिखने के लिए एआई चाहिए, गाने लिखने के लिए चाहिए, या हमारे बच्चों के होमवर्क कराने के लिए कोई चाहिए? फिर तो शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना जो हमारे खुद के बिलीफ कहीं ना कहीं इतिहास के किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे हमारे पूर्वजों के अनुभव या
किस दार्शनिकों के विचारों से विकसित होते चले आए हैं, और आज जो हम हैं अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पर जो चलते हैं, वो सिद्धांत वास्तविक रूप में जो आए हैं विभिन्न एक प्रक्रिया, एक लंबी यात्रा के बाद आए हैं। तो आप तो ये संकट है डाटावाद के बाद कि जो डेटा आपको जनरेट कर रहा है वो कई बार कंप्यूटर सिमुलेटेड डेटा होता है और वो आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर बार बार आपको बताए कि इस समूह के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो आप अगर 10 बार आप वो न्यूज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित होने लगेंगे कि नहीं ये है। तो हम जो डेटा देख रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है कंटेंट मशीन से, वो सही जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका कोई हमारे पास प्रमाण चेक करने का, वैसे लोगों ने बताया कि भाई फैक्ट चेक करिए न्यूज़ का, तो चीज़ें भी उत्पन्न होने लगीं। फिर है कि अगर हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करने लगे तो फिर ऐसा ना हो कि भाई कोई अपजातीय वर्ग हो जाए जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, लेकिन वो पैसे खर्च कर सकता है और जीन में चेंज करा के वो क्षमताएं विकसित करा सकता है। तो दो तरह के प्रजातियां यहाँ पे विकसित हो सकती हैं, एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान क्षमतावान और दूसरी जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। ये एक संभावना है। कोई क्यों करेगा, कैसे रोका जा सकता है, इस सवाल का हमको जवाब ढूंढना पड़ेगा। कहीं आपके पास तो डेमोक्रेटाइज होती जा रही है टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई आदमी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकता है और कहीं ना कहीं इसका प्रयोग, व्यावहारिक अनुप्रयोग होगा, तो ये संभावना है। ये विभिन्न जो दार्शनिक हैं या आज की डेट में इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके विचार हैं। हरारी हो गए, सुलेमान हो गए, मार्गरेट बॉर्डन हो गए। दिक्कत यह है कि भ्रूण की बुद्धिमत्ता में बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको जैसे देखें वैसे देख सकते हैं। तो ये एक दौर है बुद्धिमत्ता विस्फोट का दौर है बेसिकली, जहाँ पे बुद्धिमत्ता अपने विस्फोट के बाद विभिन्न रूप में आपके सामने आ रही है। समस्या ये है कि भाई अब इसको रोका कैसे जा सकता है। रोका कैसे जाएगा, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि विस्फोट के बाद क्या चीज़ जन्म लेगी। तो जो एथिकल डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये कन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, जब कन्वर्जेंस हो जाती है, तो क्या चीज़, क्या संभावनाएं, क्या आउटपुट होंगे, वो सारे हम कवर अपने डिज़ाइन स्टेज में नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके चलते लोगों ने एंटिसिपेटरी एथिक्स भी एक डिसिप्लिन जनरेट किया है कि हम टेक्नोलॉजी जो है इसके क्या रिजल्ट होंगे डेवलपमेंट के, उसको एंटिसिपेट करना शुरू करें और ये एक साइंस के रूप में विकसित हो। विभिन्न जैसे सिनेरियो प्लानिंग हो कि भाई हम ये कर सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए। मस्क ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, एलन मस्क ने, कि आप अगर विमान कोई बनाए, कोई ऑटोमोबाइल आपने बनाया, कोई नया व्हीकल बनाया, उसकी डिज़ाइन में आपने गड़बड़ कर दी, कोई टर्बाइन, तो सुधारी जा सकती है। बट यहाँ पे एक बार अगर आप जीन से छेड़छाड़ कर दिए फिर तो मुश्किल है, उसको कैसे वापस लेके जाएंगे। टू रिवर्ट बैक विल नॉट बी पॉसिबल, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सुलेमान का भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये विस्फोट के बाद इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उतनी तेज़ी से क्षमताएं विकसित नहीं कर पाएंगी जितनी तेज़ी से ये तकनीकी विकास होते रहेंगे। तो जो रेगुलेशन है वो हमेशा एक गैप रहेगा ही रहेगा कि भाई हमको ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इसलिए रोकनी है। पहली बात तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम हो गए तब तक हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो एक रेगुलेटरी गैप हमेशा रहने की संभावना है।
ये थोड़ा एक्सट्रीम विचार है। लोगों ने बोला कि इतनी ज़्यादा अनुचित निर्भरता होती चली जाएगी, लोग सारी निर्णय लेने की क्षमता जो है अपनी ट्रांसफ़र विस्थापित करते चले जाएंगे मशीनों के ऊपर, कि हम उनके ऊपर ही डिपेंड होते चले जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कोई कॉरपोरेट है, उसमें केवल 10 आदमी हैं, बाकी सारा काम जो है मशीनें ही कर रही हैं। तो उन्हीं का जो है आपका प्रतिनिधित्व रहेगा, उन्हीं की जो है डोमिनेंस रहेगी। ये बात आपकी एटलसन जो कह रहे हैं, वो हरारी साहब भी कई बार बोलते हैं कि ये हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे हर चीज़ जो है हम डेटा से जस्टिफाई करेंगे, और डेटा ही रिलायबल है कि नहीं, वो एक सबसे बड़ी समस्या रहेगा। मैं समय ज़्यादा तो नहीं लिया? ठीक है। जब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू हुए होंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने के लिए, तो ये नहीं कल्पना की गई होगी कि हम उसमें जाके वो स्ट्रक्चर में भी चेंज कर देंगे। सोचा ये गया होगा कि अगर हम स्ट्रक्चर समझ पाएंगे तो बेहतर मटेरियल डेवलप कर पाएंगे, कि हम एटम लेवल पे जाके जो रिएक्शन हो रही हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसको गाइड कर पाएंगे, सो दैट कि कम समय में बेहतर हमारे पास मटेरियल डेवलप हो जाए। बट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो भी जनरेट हुआ होगा, एक ये नई कैपेबिलिटी डेवलप हो गई। तो अगर हम अच्छे इरादों के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, मानवीय भूल हो सकती हैं, और मैलिशियस यूज़ तो नकारे नहीं जा सकते, क्योंकि लोग डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म भी आप देखने को मिल रहा है। तो ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है ये। थोड़ी सी बात एआई में नैतिकता के ऊपर भी। जो नैतिकता, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इस पे काम कर रहे हैं लोग अधिकतर टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। फिलॉसफिकल ओरिएंटेशन वहाँ पे उतना मैच्योर नहीं हुआ जब ये एआई की यात्रा हो रही थी। इसमें केवल 3 तरीके से ही अभी तक हम देख पाते हैं। पहला ये देखते हैं कि भाई इसके परिणाम क्या होंगे, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, उस हिसाब से इसको वापस किया जाता है। तो उसमें मैं पहले ही आप लोगों को जस्ट स्पष्ट किया कि कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो फिनोमेना जा रहा है, उससे हम कंसीक्वेंस पूर्ण रूप से जान ही नहीं पाते हैं। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव है कि परिणामवाद, कि हम ये देखें जो अच्छे परिणाम देंगे उन्हीं टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, तो वो समर्थ नहीं है पूर्ण रूप से। दूसरा होता है कि भाई कि ऐसे कार्य करे वो, परिणाम से हम कार्य पे आ गए जो सैद्धांतिक हो, मानवीय कल्याण के रूप में हो। बट क्या है, समस्या फिर उत्पन्न होती है, क्योंकि ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। सेम कैपेसिटी, सेम कैपेबिलिटी आप गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कार्य भी अगर केवल इसी सिद्धांत पे हम आगे बढ़ें तो वो भी नहीं है। तीसरा है, अरस्तु भी बोलते हैं इसको कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके वर्च्यू होने चाहिए। डेवलपर हैं, यूज़र हैं, रेगुलेटर हैं, तब शायद हो सकता है कोई बात बनेगी। बट इसकी भी खामियां हैं। भाई डेवलपर्स जो काम कर रहा है उसको खुद नहीं मालूम कि इसका क्या परिणाम होगा, या इसका लोग किस तरह से इन्वेंट कर लेंगे मिसयूज। ये हम मोर और लेस बात कर चुके हैं। इसमें जिस पे बात नहीं हुई है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इसके भी बड़े दुष्प्रयोग किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई रोबोट है, उसको फेस रिकॉग्निशन है, वो बायो वायरस से लेड है, उसमें प्रोग्राम है, और वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उतार दिए गए। आप कंसीक्वेंस सोच सकते हैं। और सुलेमान की बुक में मेंशन है कि इनिशियल फेज ऑफ रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन ने सम रोबोट्स हैव बीन यूज्ड टू काउंटर द अटैक। सो इज ऑलरेडी देयर, इट्स नॉट ए फ्यूचर, इट्स नॉट ए फ्यूचर, इज़ ऑलरेडी देयर। क्योंकि एआई की जो आज संरचना है या जो उसका रोल है, वो आपका क्रिएटर भी है, कैटलिस्ट भी है, और डिसरप्टर भी है। आप जैसे चाहें वैसे आप उसको कर सकते हैं। ये एक और समस्या है
कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम मानव की जो समस्याएं हैं वंशानुगत हैं या कोई डिसीजेज हैं, उसमें अगर हम इंटरवेंशन करते हैं कोई जेनेटिक, सो दैट उसकी जीवन सुगम हो पाए, और इस फिलॉसफी का नाम उन्होंने दिया ट्रांस ह्यूमनिज्म। और इस बेसिस पे उन्होंने मानव की होने के अस्तित्व के साथ उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की, बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है, क्या ये उचित है? विचारकों ने में इस पे प्रश्न उठाए और उसके रेस्पॉन्स में दो चीज़ें उभर के आती हैं, क्या है, न्यूरो एथिक्स और न्यूरो राइट्स। मैंने आपको न्यूरल सिस्टम के साथ कैसे छेड़छाड़ करनी है, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसके लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक एथिक्स की ज़रूरत है आज की डेट में। मानव के अपने फंडामेंटल राइट की तरह न्यूरो राइट्स भी होने चाहिए। भाई हमारे साथ ये छेड़छाड़ ना हो। ये तभी संभव है जब पूरा विश्व इस पे एक मत हो, लोग ना करें और इस पे बातचीत हो, स्ट्रक्चर डेवलप की जाए कि किस तरह की रेगुलेशन हो कि भाई, और पास्ट में कर ही चुके हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आपने कंटेनमेंट कर लिया, बट कंटेनमेंट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला है, बिकॉज एआई की अपनी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डेमोक्राइज होके लोगों के पास पहुँच जाती है और लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करके काम कर सकते हैं। दिस इज समरी ऑफ चैलेंजेज। एथिकल चैलेंज बात हो चुकी है, इस पे भी। टेक्निकल चैलेंज भी मोर और लेस हम बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक चैलेंज, समस्या ये है कि इनिशियल डेज में एआई में जो जाइंट्स हैं, दे आर ऑलवेज इन डोमिनेंट पोजीशन टू मेक फर्दर प्रोग्रेस, बिकॉज कॉस्ट इज a limitation. This will be true for some nations which are not that good. And आप देखें कि सारी एआई पॉलिसी अगर लैंडस्केप एक जनरेट करें, जो एडवांस कंट्री हैं, जो सजग कंट्री हैं, उन्हीं की एक एआई पॉलिसी अभी तक बनी है कि हमको एआई का क्या क्या करना है। और लेकिन ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि जॉब ख़त्म हो जाएंगी, जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगी, हमारे रोल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो ये सही समय है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद इसके लिए भी करता हूँ कि ये विचार आदमी जनता के बीच या समाज में जाने चाहिए कि भाई ये सही समय है। एआई आगे आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमको देगा कि हमारे बच्चे या आगे आने वाली जनरेशन को किस तरह की स्किल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमको चिंतन की एक आवश्यकता है, विचार विमर्श की आवश्यकता है कि किस तरह के रोल हैं, जो किस तरह की एजुकेशन होगी, किस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे जो फाइनली शेप लेंगे। इनइक्वलिटी, यस, दैट इज़ अ बिग चैलेंज कि ऐसा ना हो जाए कि नए हैव्स और हैव्स नॉट जनरेट हो जाए। भाई लोग जो डिजिटली इक्विप्ड होंगे, डिजिटली एडवांस्ड होंगे और बाकी लोग होंगे। तो सोशल चैलेंज बात कर चुके हैं। सिक्योरिटी चैलेंज, यस, दो तरह की चीज़ हैं। साइबर सिक्योरिटी, एक एग्ज़ाम्पल हमने शुरू में दिया था कि NHS UK में उनका पूरा हेल्थ नेटवर्क आपका कैप्चर कर लिया था, हैंग कर दिया था लोगों ने। तो इस तरह की जो साइबर सिक्योरिटी है, वो साइबर जो ख़तरे हैं, हो सकता है वो बाद में जाके एक लार्जर स्ट्रेटजी बन जाए। कभी दो देशों के बीच युद्ध हो तो पहला साइबर अटैक हो, कब धारणा है। तो हमको अपने साइबर सिक्योरिटी वाले जो एस्पेक्ट हैं, एज ए नेशन, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इसके बारे में आवश्यक है कि बात हो इस पर। वेपनाइजेशन, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। आर्म कॉन्फ्लिक्ट, अगर उसमें ये चीज़ें होने लगी, मान लीजिए एक रोबोट है जो मधुमक्खी की शक्ल का है, ठीक है, कल्पना है, और वो जा रहा है एंड उसके पास सारी कैपेबिलिटी है, फेशियल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी है, और सारे फीडबैक आप वहाँ पे जहाँ पे उसका कंट्रोलर बैठा हुआ है दे रहा है।
पैरेलली जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो व्यक्तिगत डेटा है उसका कहीं मिसयूज ना हो। आप आज जाइए, सबसे पहले तो फ़ोन नंबर लेगा कहीं भी कुछ खरीदने, फिर आपको कहीं से रात को ओटीपी आ जाएगा, मतलब वो एक मैसेज आएगा कि ओटीपी है, आपने कोई चीज़ कमांड नहीं दी। तो हाउ योर पर्सनल डेटा शैल बी गवर्न एंड रेगुलेटेड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे काम ऑलरेडी सरकार कर रही है। अभी हाल में डीपीडीपी एक्ट आया 2023, वो बताता है, वो एक संरचना बताता है कि इसकी कैसे रेगुलेशन होगी। वो एक अलग विषय है, लंबा विषय है। बहरहाल जब हम खतरे की बात करें, जब जोखिम की बात करें, तो हम यही कह सकते हैं कि भाई एक इमर्जिंग सेट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है आज की डेट में। कोई ये नहीं कह सकता कि क्या क्या खतरे होंगे। कुछ खतरे हैं जो आज की डेट में, जो मुझे लगा रिलीवेंट है। एक तो चेंजिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डिजिटल टेररिज्म या डिजिटल मिसयूज है, फिर रोबोटाइज मिलिट्री वॉरफेयर, लीकी लैब्स एंड इंस्टेबिलिटी। जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं स्पेशली, इनके ऊपर रेगुलेशंस की बहुत आवश्यकता है। जब आप वैक्सीन्स डेवलप कर रहे होते हैं या कोई स्टडी कर रहे होते हैं किसी वायरस की, अगर वहाँ से पॉसिबली लीक हो जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे बड़ी एक और समस्या है ये ऑटोमेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। आजकल इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चलता है। जो कंटेंट मशीन है आपको डिफरेंट कंटेंट जनरेट कर रही हैं, लोगों ने ऑटोमेट करके जो है छोड़ के रखा है। चुनावों में इसका कई जगह बोला गया है कि हाँ मिसयूज हुआ है। दिस इज सिंथेटिक बायोलॉजिकल पेरिल्स, जिसके रेफरेंस में हम न्यूरो एथिक्स और न्यूरो राइट की बात किए हैं। देन ओवरऑल लास्टली जो सबसे बड़ा रिस्क है, एग्जिस्टेंशियल रिस्क। सुपर इंटेलिजेंट एआई कुड एक्ट अनप्रेडिक्टेबली एंड कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इट्स नेसेसरी दैट वी शुड हैव सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। एथिकल फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर चुके हम, और फेल सेफ मैकेनिज़्म होनी चाहिए। कोई मान लीजिए आपका पर्सनल रोबोट है, अगर वो उसमें कुछ मेलवेयर आया तो पहली चीज़ कोई ऐसी अरेंजमेंट होना चाहिए जो उसको काम करना बंद करा दे। अभी हाल में एक वो न्यूज़ काफ़ी में थी ना कि वो रोबोट ने सुसाइड कर लिया, है ना, कहीं काफ़ी एक न्यूज़ में आई थी वो। इज़ नॉट वेरीफाइड, इट्स एन इंटरप्रिटेशन कि भाई रोबोट कैसे सुसाइड करेगा। अभी तो उसमें भावना नहीं है, अभी वो संवेदनाएं नहीं हैं, तो उस तरह की कैसे चीज़ होगी। ज़रूर कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग हुआ होगा एंड द रिजल्ट इज़ दैट इट कोलैप्स्ड। देन जब हमारे पास कोई चीज़ कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो बेस्ट चीज़ इज़ दैट कि वी शुड बाई टाइम फॉर डेवलपिंग हाई रिस्क आइटम्स। कौन कौन से, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशंस हो गई, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एप्लीकेशंस हो गई, ऐसी चीज़ जो भी बच्चों के साथ डील करती हों, वो वाली चीज़ सेंसिटिव है। दे शुड बी क्लियरली लेट डाउन कि भाई इन पे धीरे चलने की आवश्यकता है, या दीज आर द बैंड थिंग्स। आप इसके व्यवहारिक उत्पाद नहीं लेके आएंगे इन सब चीज़ों के। लीगल रेगुलेटरी मेजर्स, ये भी एक बड़ा विषय है। इसमें जीडीपीआर है, डीपीडीपी है, तमाम जितने भी ग्लोबल पॉलिसी लैंडस्केप है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि हर सोसाइटी की अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उनका अपने तरीके से वो किसी भी तकनीक को यूज़ करते हैं, और तकनीक आज की डेट में ये न्यूट्रल नहीं है। दिस इज़ नॉट न्यूट्रल बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू यूज़ इट। बाकी तो क्या है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में तो भाई न्यूक्लियर बम कुड नॉट इम्प्रूव इटसेल्फ, अपने आप इम्प्रूव करेगा, आपको ऑप्शन भी देगा कि ये करके देखें, वो करके देखें। तो कहाँ ये वैल्यू न्यूट्रल है? नो मोर ए न्यूट्रल थिंग। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। आपका जो डेटा है, मान लीजिए कोई एमएनसी है जो हेडक्वार्टर है यूएसए में, वो हमारा डेटा कैसे यूज करेगी? देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क विच शुड से कि भाई ये ऐसा है।
And there have been legal complications between European Union and the USA on these issues already, because उनके पहले ही इसमें आ चुके थे. तो is also an interesting area. And this is the final thing. I think human should have control. एक मॉडर्न ट्यूरिंग टेस्ट होना चाहिए जो ये बताए कि भाई ये चीज़ सुप्रीम है, उसी में जो चीज़ पास हो वही रिस्पॉन्सिबल एआई सिस्टम है, वही एथिकल एआई सिस्टम है, एंड उसी पे हम आगे बढ़ें. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी. उन्होंने एक कृत्रिम मेधा का एक विस्तृत विश्लेषण, उससे होने वाली समस्याओं और उससे मिलने वाले लाभों से हमें अवगत कराया, हमें परिचित कराया. और ये विषय हम सब के मन के नज़दीक का विषय तो है, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी शंकाएं और संदेह भी हमारे मन में हैं. तो इससे पहले कि मैं आज के व्याख्यान सत्र के अध्यक्ष और हमारी दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा जी को मैं आमंत्रित करूं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सबके मन में अगर कोई प्रश्न हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तो आप ज़रूर करें. और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी पसंद करेंगे कि उनसे कुछ सवाल किए जाएं. संकेत आपके वक्तव्य में आया, फिर भी और अधिक स्पष्टीकरण के लिए मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह कृत्रिम मेधा खास तौर से विद्यार्थियों, चूंकि पूरा समाज ही उससे प्रभावित है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग की संभावनाओं को भी आपने रेखांकित किया, लेकिन कृत्रिम मेधा विद्यार्थी जीवन की वास्तविक मेधा पर जिस प्रकार हमले कर रहा है, खासतौर से एक छोटा सा उदाहरण देकर इस प्रश्न को मैं रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार मान लीजिए नई शिक्षा नीति के तहत तमाम प्रोजेक्ट वगैरह उसके बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं और उस पर केंद्रित करते हुए तमाम चीज़ें नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में लागू की गई हैं, स्कूली शिक्षा में भी लागू की गई हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर यह देखा जा रहा है कि जो उनका उद्देश्य था कि विद्यार्थी इसका अध्ययन मनन करते हुए इसका प्रयोग करेगा जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, आज कृत्रिम मेधा के समय में जिस प्रकार से वो ऑटोमेटिक तरीके से चीजें हो जा रही हैं, तो उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे या उसको कैसे कुछ मैंने, चूंकि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और मेरी जानकारी बहुत कम है, इसलिए मैं ये प्रश्न धन्यवाद सर. ये प्रश्न तो बहुत अहम प्रश्न है अपने आप में. आपने शिक्षा की बात की, लेकिन ये जो चुनौती है ये पूरे शोध जगत के लोगों के सामने भी है कि भाई आप एथिकल यूज जो भी आपको टेक्नोलॉजी दे रही है उसका कैसे किया जाए. उदाहरण है, लोगों ने रिसर्च पेपर ही जनरेट करना शुरू कर दिया और आपको अभी एक न्यूज़ मिली होगी हाल फिलहाल में कि इतने जो है डाउनग्रेड हुए, इतने उन्होंने डीलिस्ट किए. तो तमाम चीज़ें ये हैं. अब दिक्कत ये है कि जो इसको रेगुलेट करने की बात या समाधान ढूंढने की बात हो तो उसमें एक उदाहरण और देता हूँ. जो अच्छे जर्नल्स हैं, स्प्रिंगर्स एंड एवरी नेचर, ये सब क्या करते हैं, आपका प्लैग चेक करते हैं.
आप एडवांस सॉफ्टवेयर्स आपके अवेलेबल हैं और जो बता देंगे कि भाई आपने 40% जो लिखा है उसकी सिमिलरिटी यहाँ है, इस रेफरेंस से है। अब दूसरा ये है कि आप ये भी बता देंगे कि ये एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। ये भी बताएंगे कि इसमें 90% जनरेटेड है। तो क्या हमने समाधान ढूंढ लिया? नहीं। अभी क्या है, लोग फिर लग जाएंगे कि कैसे इसको बाईपास करके देखा जाए कि जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं ये ना पकड़ पाएँ कि कितना कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये तो चोर पकड़ का एक चीज़ चलता रहेगा, चोर सिपाही वाला, तो सलूशन नहीं है। तो क्या सलूशन है? देखिए, इसमें मैंने बार बार एक बात की कि ये पूरे समाज की चुनौती है, मानव समाज की। इसमें हमारे नीति निर्माताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम एक रेगुलेट करें। मान लीजिए चैट जीपीटी को अगर करना है हमको प्रयोग, तो उसका रेगुलेशन होना चाहिए कि किस लिए करना है। आप अपनी अंग्रेजी की विसंगतियों को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अगर साहित्य के शोधार्थी हैं और उर्दू गज़ल पर काम कर रहे हैं, तो आप रेक्टा का बहर चेक यूज़ करें। तो क्या चेक करेंगे उसमें कि गज़ल में क्या खामियां हैं, सो दैट कि अगली बार आप समझ जाएं कि भाई ये गज़ल में ये खामियां होती हैं। और उस मामले से देखा जाए तो मान लीजिए आज का ये लेक्चर नोट किया और ये रिकॉर्ड किया और ये अवेलेबल है, तो ये जो चार्जियाँ आज डिस्कस हुई हैं बाकी वाइडर जनता के पास अवेलेबल हैं। तो कोई भी जो ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है उसका सॉल्यूशन ढूंढना इतना आसान नहीं है कि उसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये चिंता आपकी बिल्कुल एक वाजिब चिंता है। और इसमें स्कूल अथॉरिटीज़ से लेके आपके जो लोग एजुकेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं और आप पेरेंट इन्वॉल्व हैं पूरे उसके बच्चे के चरित्र निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, सब लोगों को जो चीज़ समझ में आए वो एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं जा सकता। ये आपने मुद्दा ऐसा उठाया है कि लोग, मैंने देखा कि कविताएं लिख रहे हैं। बात इसलिए कही कि उनके निर्माण की क्षमता है, आधारभूमि तैयार हो रही है। और शोध वगैरह के समय तो जो लोग कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन विद्यार्थी के निर्माण आप सोचिए कि जो शोधार्थी हैं, जो कहीं शोध वर्क में इन्वॉल्व हैं, वो नहीं, जो शोधार्थी हैं, वो जो लोग उनके साथ कोई ना कोई एक मेंटर होगा, और वो पूरा रिसर्च पेपर एक मतलब इंटरनेशनल जर्नल में चला गया। और छोटे मोटे नहीं, कितने, एक लिस्ट थी कि 400 न कितने जो है जर्नल्स, वो 400 रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन डिग्रेडेड एंड डीलिस्टेड फ्रॉम देयर साइट। सो एक ये बड़ी समस्या है। हाँ, आपने जो बताया कि यस, वो उसका एक छोटा रूप है कि बच्चा देखा कि कोई इन्वॉल्व नहीं है, घर पे जस्ट खोला नेट, चैट जीपीटी जो फ्री वर्जन है उसमें करके काम कर लिया। ठीक है ना, तो कम से कम पहली चीज़ तो यह है कि उनको पेड वर्जन उपलब्ध ना कराए जाए, है ना। पेड वर्जन तो बहुत डेंजरस है। वर्जन में ही अवेलेबल है। नहीं, फ्री वर्जन में फिर भी आपकी लिमिट है कि डेली आप 1500 वर्ड से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं उसमें, है ना। आपको बता देगा कि आप अगर बोलें कि भाई ये आर्टिकल हमको ऐसा लिख के दो, तो लिख के बताएगा आपको। ये मैं हाल ही में देख रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी पे एक पुस्तक लिखी थी, उसका कुछ सेकंड एडिशन लेन के आने देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि जो फ्री वर्जन है चैट जीपीटी वर्सेस जो पेड वर्जन है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। फ्री वर्जन आपको बता देगा कि मेरी क्षमता से बाहर की चीज़ है और आप इसको खुद करें, जबकि पेड वर्जन नहीं बताएगा आपको। और उसमें भी चैट जीपीटी 4.0 असक्षम होगा। चैट जीपीटी प्लस में जाएंगे तो वो आपको करके दे देगा। हाँ, आपका सवाल था। चीज़ आ गई है, उसको फ्री मिलता है, आगे बढ़ाना तो अच्छी बात ही होगी। रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, 10 साल पहले, 40 साल पहले 8 आदमी काम करते थे, कोई काम करते था कि अब देखो कहाँ गए, सरकार नहीं पड़ती पर कहीं ना कहीं चले गए। और आप परमात्मा से अगर जोड़े चीज़ों को लेकर तो संसार का सोशल इश्यूज में आ रहा है, जो आगे लेकर के शादी नहीं करना चाहेंगे, बच्चे नहीं पैदा करना चाहेंगे, और आगे हमको अभी नानी दादी बोलती रही भाई वंश चलाना है। अभी तक नानी दादी कितनी बार सुनते हैं, छोटी छोटी बात ही सुनते थे, तो बहुत बड़ा इशू है। तो संसार एक ऐसा रूप ले लेगा जो इंटेलिजेंस परमात्मा देता है, पर उसको देने के बाद हम उसको कितना याद रखते हैं तो वो हमारे इस सिस्टम में नहीं दिखता। तो द एजुकेशन हैज़ टू बी इनकलकेटेड विद द हमारा जो उसका जो महत्व है, तो परमात्मा से जोड़ करके भाई
से अगर हम संसार को, समाज को, शिक्षा संस्थाओं को हम जोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा दिख रहा है सामने, दे आर बिकमिंग सो सेल्फिश। एक जने वो ऑफिस में किसी को सिखा दो तो दूसरे आदमी को सिखाना नहीं चाहता, दिस वाज नॉट द ड्रीम, और इतना सेल्फिश सोसाइटी जा रही है। तो अल्टीमेटली आई बिलीव परमात्मा दे रहा है, खूब दे रहा है, बट उसको साथ साथ के अंदर दो वैल्यू सिस्टम जो इरोड हो रहा है ना, दैट शुड बी देयर फ्रॉम द मिडल क्लास। सर, आपकी बहुत अहम बात है और ये समहाव मेरे से छूट गया कि जो डिजिटल असिस्टेंट हैं, कल को ऐसा ना हो कि वो डिजिटल एकम्पनियन का रूप भी ले लें। लोग शादी के बजाय किसी डिजिटल या रोबोट जैसी, जिसमें संवेदनाएं हों, जिसमें भावात्मक परिदृश्य वो समझने की क्षमता हो, उसी के साथ रहने लगे, तो ये नकारा नहीं जा सकता है। और ये सही समय है कि इस पे सवाल उठाए जाएं कि भाई इसको विकसित करने की आवश्यकता क्या रहेगी। आवश्यकता है जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनको कोई असिस्टेंट चाहिए रोबोट, ठीक है, वो उनकी हेल्प करे, ठीक है। वो रोबोटाइज्ड चेयर्स हों, उनमें अगर कोई ऐसी क्षमता आ जाए कि भाई वो उनकी मॉनिटरिंग भी करते रहें समय समय पे, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको वहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई आदमी कल को कॉमर्शियली ये भी देने लगे कि भाई ये ऑप्शन भी उपलब्ध है। तो इस विकल्प को यहीं पे रोकना पड़ेगा। ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, धन्यवाद सर। एक सत्यजीत राय ने एक करीब 7-8 साल पहले एक पिक्चर बनाई थी, एक छोटी 10-15 मिनट की पिक्चर थी। उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि कोई आदमी कहीं से आता है कलकत्ते, और वो अकेला रहता है, तो उसको सब्जी भी खरीदनी है, अंडा भी मंगाना है, सारा काम करना पड़ता है। तो वो घूमते घूमते यहीं स्प्लेंडेड में कहीं चला जाता है, उसको एक दुकान में एक कंप्यूटर का एक आदमी मिल जाता है। वो बोलता है ये कंप्यूटर का आदमी है, देखने में एकदम आदमी की तरह लगता है और ये आपके सारे काम करेगा। वो कहानी में थोड़ी दूर तक जाता है, उसका मित्र रहता है, बोले अरे मैंने तो एकदम, अब तो मैं आनंद हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना। बातचीत के सिलसिले में वो आदमी और कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि कभी जोर की बिजली कड़की, उसमें इतना वाट अगर करंट हुआ तो क्या होता है, मेरा माथा ख़राब हो जाता है, तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, और तो आप जो बोलेंगे मैं काम करूँगा, पैसा भी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। वो आदमी बड़ा खुश होता है। अचानक एक दिन बारिश की टाइम में उतनी करंट होती है। लिटरली उस पिक्चर में दिखाया है कि वो आदमी एकदम राक्षस की तरह हो जाता है, उसको मार देता है, सारी चीज़ें कर। तो ये सत्यजीत राय ने पिक्चर बनाई थी, मेरे को आइडिया होती तो अपने यहाँ पे आज दिखाते। वो जो आपने कहा सेम वो का वो उन्होंने आज से करीब मैं समझता हूँ 10-1 साल हो गए होंगे, छोटी सी पिक्चर थी। कभी मौका लगा अपने संसद में और कोई कार्यक्रम के साथ देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। एआई की जो दुनिया है वो निजता और स्वतंत्रता के बीच की दुनिया है। एक छोर पर निजता है और दूसरे छोर पर स्वतंत्रता, और इन दोनों के बीच ही एआई को विचरण करना है अपनी अबाध शक्तियों के साथ। मैंने करीब 33 साल विज्ञान के संस्थान में काम किया है, तो विज्ञान के प्रति समूचे सम्मान के बावजूद मैं किंचित शंका के साथ ही विज्ञान की ओर जाता हूँ। और अभी जो प्रश्न पूछा आपने, और जहाँ से एमटेक किया है सुनील जी ने आईआईटी दिल्ली, वहाँ एक प्रोफेसर नायर अंग्रेजी में हुआ करती थी, तो उन्होंने एक सर्वे किया था अपने टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के साथ, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क है आईआईटी के बच्चे उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि उन बच्चों के बीच जब मैंने सर्वे किया तो उन सब ने गांधी की पुस्तिका हिंद स्वराज का नाम नहीं सुना था, और उनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी प्रिय पुस्तक के रूप में हिटलर की जो मीन कैम्फ है उसको उन्होंने बताया था कि वो हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है। तो अगर ये सोच है हमारे भावी प्रौद्योगिकीविदों की,
तो मुझे लगता है कि डर ज़्यादा है, संदेह के कारण ज़्यादा है। और समाजशास्त्र में एक सिद्धांत है कल्चरल लैग का, सांस्कृतिक विलंबन। संस्कृति चाहे जितनी अच्छी हो, टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे आगे चलती है। ये भौतिक दुनिया और सांस्कृतिक दुनिया का अंतर जो है ये रहने वाला है, और यही अंतर जो है दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का कारण भी है। और इसी अंतराल में हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं जो एआई हमारे सामने रखती है। हमारी मुख्य चिंता यही है कि एआई हमें मनुष्य बना रहने दे, हमें आंकड़ा ना बनाए। इतना सुंदर व्यक्तित्व है डॉक्टर सुनील जी का, तो मैं उन्हें सुनील जी कहूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई उन्हें एस.के. शर्मा भी कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उन्हें कोई एस 1 लाख कहे, एस 1 लाख, तो मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगा। इतने सुंदर व्यक्तित्व का कोई मनुष्य जैसा नाम होना चाहिए, आंकड़े जैसा नाम नहीं। इनके साथ ही मैं अब संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठल दास मुंदड़ा जी को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये जो व्याख्यान माला है ये उन्हीं की प्रेरणा और प्रयासों का सुफल है। डॉक्टर मुंदड़ा। मुझे लेखक का नाम तो याद नहीं है। बहुत वर्ष पहले एक उपन्यास पढ़ रहा था और जिसके अंदर बताया गया कि इस प्रकार की मेधा से एक रोबोट का निर्माण किया गया, और उस समय वह अपनी सीमा से दूर जाने की उसकी संभावना हुई, उसने बनाने वाले को ही समाप्त कर दिया। तो लोगों ने किसी तरह से उस रोबोट को ही समाप्त कर दिया, लेकिन जिस आधार पर वह रोबोट बना था उसके बाद में लोगों ने उस नोवेल के अंदर ऐसा लिखा गया कि देयर आर 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। अब 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के अंदर एक लॉ ये था कि वह मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से और भी था, मैं तो विस्मृति के गर्त में सब चला गया है, लेकिन मुझे याद था। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि विज्ञान के अंदर तरह तरह की प्रगति हो रही है। अब देखिए ना, हम तरह तरह के मटेरियल खोज रहे हैं। चिप्स बनाने का लिथियम के खोज के अंदर सारी दुनिया पड़ी हुई है, चाइना उसके ऊपर कब्जा किए हुए है। लेकिन साथ के अंदर एक विचार ये भी सुनने में आया कि एक तो हम लिथियम के बगैर बैटरी बना लेंगे, और दूसरा ये भी सुनने में आया कि हम आर्टिफिशियल तरीकों से हम ऐसी मेटल ही बना लेंगे। तो अगर मेटल बन सकती है, और मैंने कुछ काम किया था एक दफ़े प्लांट जेनेटिक्स के ऊपर, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब अगर टिश्यू कल्चर के अंदर एक टिश्यू लेकर के और उसको माइक्रोस्कोप में देख करके उसके अंदर जो जो खामियां थी उसको दूर करके और नया बीज
का मतलब कि मूल कण लैब में बनाया और फिर उसको आगे बढ़ाया और एक नई तरह की पौध विकसित की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मैं ये काम कर रहा था उस समय आई नहीं थी, लेकिन मेरे मन में आया कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती तो यह काम बहुत तेजी से और बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता था। लेकिन साथ में मेरे मन के अंदर आया कि अगर हम प्लांट जेनेटिक्स से मतलब कि अच्छे बीज का या अच्छे वृक्षों का निर्माण कर सकते हैं, तो हम ऐसे भी बीज बना सकते हैं जो कि बहुत हानिकारक हो। तब विचार आया कि क्या हम ऐसे वायरस नहीं बना सकते? तो क्या ये जो कोविड की जो महामारी हमने झेली, जो कहते हैं कि वुहान की लेबोरेटरी से निकला, और इस तरह की प्रयोगशालाएं हाल ही में यूक्रेन में देखी गई, फिर सुना कि ये बहुत देशों के अंदर हैं। अब जहां पर मनुष्य खुद मतलब कि विनाशकारी जीवाणु बनाने के लिए इतने प्रयोग कर रहा है और उसके हाथ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक शक्ति आ जाती है, तो वह हमें कहाँ ले जाएगा? तो मैं इस चिंता से मुक्त नहीं हूँ और ना हम कोई भी मुक्त होंगे। लेकिन साथ के अंदर एक प्रश्न ये भी है कि क्या मानव स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए क्या इस क्षमता का प्रयोग बच्चों के ऊपर शुरू से ही ऐसे संस्कार देने में किया जा सकता है? क्या हम एक ऐसे मानव, ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? ये सब बातें बहुत विचारणीय हैं। लगता तो है किया जा सकता है अगर इसके अंदर और हम मानव समाज कार्य करे, लेकिन आज की राजनीति में कौन सी चीज संभव होगी नहीं पता, और उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले ने यह शक्ति मनुष्य को दी है, तो अगर दुनिया को समाप्त नहीं करना है तो कोई न कोई इसका उपाय भी हमें बताएगा, हमारे पास भेजेगा। विषय बहुत जटिल भी है, इसका कैसे उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण, इसका संस्कार दोनों साथ में देना जरूरी है। देखिए, आगे के ज़माने के अंदर गुरुकुल जो होते थे, तो गुरु हर किसी को सारा ज्ञान नहीं दे देता था। द्रोणाचार्य ने भी ब्रह्मास्त्र सारे शिष्यों को नहीं दिया था। जब तक सुपात्र नहीं हो जाता उसी को ही ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम शक्ति देते समय सुपात्र की खोज नहीं कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षण प्रणाली के अंदर यह परिवर्तन नितांत आवश्यक है कि सुपात्र को ही खोज करके और उनको ही इस प्रकार के
डुअल टेक्नोलॉजी के ज्ञान दिए जाएं और इसके ऊपर समाज का एक प्रभाव रहे, कंट्रोल रहे। इस प्रकार का वातावरण समाज के अंदर बनाना जरूरी है और इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं भी जरूरी हैं। मैं डॉक्टर शर्मा का बहुत आभारी हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और आप सबने भी जो धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं। भारतीय संस्कृति संसद और विद्या मंदिर इस दिशा के अंदर कुछ और भी जानकारी चाहेगा। आवश्यकता पड़ने पर हम इसके अंदर कोई भी सेवा कर सकते हों, उसके लिए हम जरूर प्रयासरत होने की भी चेष्टा करेंगे। और डॉक्टर शर्मा को हम तो पुनः सुनना चाहेंगे। आज समय काफ़ी हो रहा है, तो ज़्यादा समय तो मैं नहीं ले सकता और आप भी नहीं ले सकते, और इनसे पूछने की बहुत सी बातें हैं, इनसे सुनने समझने की बहुत सी बातें हैं, और हम आगे इस क्षेत्र में क्या करें, यह भी एक विचारने का बात है। जो भी वो भी इनसे सलाह करेंगे और आगे इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा को और आप सबको। आपने इतना धैर्य से पधार कर इतना धैर्य से इतने गंभीर विषय को सुना। आप कृपया भोजन करके ही यहाँ से जाइएगा, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद।